अखंड रूस के सपने को साकार करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप को खंड खंड कर सकते हैं और इसके लिए क्रेमलिन ने तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। यकीन मानिए यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि रूस के ही एक चैनल ने अपने ब्रॉडकास्ट किए शो में किया। वो ये है कि वेस्ट से लेकर सेंट्रल यूरोप तक रूस का साम्राज्य फैला था, जिसे दुनिया किंगडम ऑफ रूस के नाम से जानती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा करना मुमकिन है क्या? फिर से यूरोप के कई देशों को रूस अपने नक्शे में शामिल कर सकता है? क्या यूरोप में रूसी ध्वज लहरा सकता है? आखिर कैसे पुतिन पूरा करेंगे अपना ये लक्ष्य? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन की तबाही ही प्रेसिडेंट पुतिन का असली मकसद है? या फिर यूक्रेन को रूस के नक्शे में जोड़ना? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसी बीच रूसी साम्राज्य के विस्तार से जुड़ा सनसनीखेज दावा सामने आया है। जिसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ आधे से ज्यादा यूरोप तक शामिल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी नेशनल टीवी पर एक शो ब्रॉडकास्ट हुआ और उस शो में रशियन गेस्ट ने जो दावा किया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। आखिर क्या? पहले आप वो सुनिए। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन का असली टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप है? क्या यूक्रेन की तरह पुतिन अब यूरोपीय देशों पर हमला करेंगे? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रशियन मीडिया पर रूसी साम्राज्य से जुड़ी जिन जगहों का नाम लिया गया वो या तो यूरोप के बड़े देशों की राजधानियां हैं या फिर ऐतिहासिक शहर हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, ड्रेसडेन जर्मनी का बड़ा शहर, प्राग चेक रिपब्लिक की राजधानी, ljubljana स्लोवेनिया की राजधानी, लंदन ब्रिटेन की राजधानी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेंट्रल और वेस्ट यूरोप में आने वाले ये सभी मुल्क नेटो मेंबर हैं और नेटो वो संगठन है जो रूस का कट्टर विरोधी है। दशकों से नेटो और रूस की अदावत जारी है। ऐसे में पुतिन अगर फिर से सदियों पुराने रूसी साम्राज्य का ख्वाब पाल रहे हैं तो उसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। बिना युद्ध के तो यह संभव नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रशियन मीडिया चैनल पर रूसी साम्राज्य से जुड़ा जो दावा किया गया, क्या वही पुतिन का आखिरी मकसद है? क्या इसी प्लान के तहत पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया ताकि यूक्रेन के समर्थन में नेटो आए और इसी बिना पर रूस नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर सके? कहीं न कहीं पुतिन अपने प्लान में कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों का किरदार काफी अहम है और जो देश यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, जो युद्ध में सीधे दखलंदाजी कर रहे हैं, वो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ही है। क्योंकि यूरोप में शामिल नेटो के ये देश लगातार यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेनी सेना को गोला बारूद मिसाइलें भेज रहे हैं, वहीं यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स भी दिए जा रहे हैं। नेटो देशों के रवैये से पहले ही पुतिन का माथा ठनका हुआ है और अब तो रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में उतारने का ऐलान किया है जो लंबी दूरी तक न सिर्फ प्रहार करता है बल्कि अपनी एटमी ताकत से दुश्मन का संहार कर देता है।
और वो है RT-2PM2 टोपोल M ICBM। भले ही अब तक रूसी डिफेंस यूक्रेन से जंग, टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लड़ रहा हो, मगर अब वॉर जोन में पुतिन अपने विनाशक वेपन को झोंकने वाले हैं। और जानते हैं, रूस जिस टोपोल M ICBM मिसाइल को जंग में उतारने वाला है, उसने रूस के एडवांस यार्ड्स मिसाइल को रिप्लेस किया है। और इस रिप्लेसमेंट पर मोहर खुद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने लगाई है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने आखिर यह फैसला क्यों लिया? क्यों यार्ड्स मिसाइल की जगह टोपोल M ICBM को वॉर जोन में उतारने का फैसला लिया? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रूस के इस धरती फाड़ ब्रह्मास्त्र की ताकत को जान लीजिए। तो देखिए, बर्फीले वॉर जोन में सीना तान कर खड़ा है ये सुपर वेपन, और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी एंट्री जल्द ही वॉर जोन में होने वाली है। दरअसल टोपोल M 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस विनाशक ब्रह्मास्त्र का कुल वजन करीब 47,200 किलो तक का है। टोपोल M ICBM की लंबाई करीब 23 मीटर है, तो वहीं इसका डायमीटर या फिर कहें कि इसकी चौड़ाई करीब 2 मीटर तक की है। ये रूसी डिफेंस का लॉन्ग रेंज वेपन इसलिए है क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 22 मैक यानी 27,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी एक्यूरेसी 200 मीटर तक की है, यानी टारगेट के आसपास के 200 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। इस मिसाइल को साइलो यानी जमीन के भीतर से या फिर मोबाइल लॉन्चर यानी दर्जनों टायरों वाले ट्रकों से दागा जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि टोपोल M ICBM न्यूक्लियर वॉरहेड दागने की भी ताकत रखती है, यानी इस मिसाइल के अटैक के साथ एटमी विनाश तय है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने साल 1994 में इस मिसाइल को तैयार किया। टोपोल M मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किलर वेपन न सिर्फ एटमी हमला करता है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल टेरेन में भी यह एक्शन मोड में रहता है। खासतौर पर रूसी डिफेंस ने इसे विंटर वेपन के तौर पर तैयार किया है, जो बर्फीले इलाकों में हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड में भी अटैक कर सकता है। ऐसे में पुतिन ने अगर टोपोल M ICBM को एक्टिव किया है, तो इसका मतलब रूस यूरोप में विंटर के आगाज के साथ ही पुतिन टोपोल M मिसाइल से विनाशक प्रहार कर सकते हैं। यूरोपीय देशों को टोपोल M के हमले से दहला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ टोपोल M ICBM से ही जंग लड़ेगा, बल्कि इसके साथ रशियन डिफेंस ने कैलिबर मिसाइल दागने वाले शिप की टेस्टिंग भी शुरू की है। यार्ड्स और एवन गार्ड की कॉम्प्लेक्स को भी खोला गया है। इसके अलावा टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भी एक्टिवेट किए गए हैं। यानी प्रेसिडेंट पुतिन अब लॉन्ग रेंज वेपन्स के जरिए ही युद्ध लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी डिफेंस की एडवांस फोर्स, जो कि न्यूक्लियर कमांड को कंट्रोल करती है, उससे जुड़े फैसले लेती है और सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है। उसी रोज भारतीय नेशनल गार्ड को और ताकतवर बनाने का कानून पास किया गया है। यानी अब पुतिन के विनाशकों का भयावह ट्रेलर जल्द ही दुनिया देखने वाली है।
ये युद्ध अब तक के सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच गया है। वॉर का ये वो फेज है जिसमें यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। यूक्रेन पर हार का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन की कमर टूट चुकी है, उसके एयर डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। चंद दिनों के अंदर ही यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं, लेकिन पुतिन का प्रतिशोध अभी शांत नहीं हुआ है। रूसी सेना अब टैक्टिकल एयरक्राफ्ट से विध्वंस करने वाली है। इसके बाद यूक्रेन का क्या अंजाम होगा, आइए वो भी जानते हैं। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन लाचार हो चुका है। उसकी हार तय हो चुकी है। तबाह और बर्बाद यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। यूक्रेन की सरेंडर की वजह बनेगी वो बारूदी बारिश जो इस वक्त रूसी सेना कर रही है। जल थल नभ हर फ्रंट से यूक्रेन में विध्वंस हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स को ना कुछ समझने का मौका मिल रहा है, ना ही संभलने का। ज़ेलेंस्की अपनी हार को टालने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। पुतिन की बारूदी आग में ज़ेलेंस्की की सेना भस्म होती जा रही है। यूक्रेन के दर्जन भर शहर जल रहे हैं। 24 घंटे में पुतिन की सेना यूक्रेन पर किस तरह से कहर ढा रही है, अब उसकी रियल टाइम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिकोलेव में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने को तबाह कर दिया। यहां यूक्रेन के 14 जवान मारे गए। अवधीवका में रूसी सेना ने आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी पोजीशन को तहस नहस कर दिया। बाखमुत में रूस ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेनी जवान छिपे हुए थे। रूस ने खेरसोन में नीपर नदी पार कर आए यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 7 पोर्ट भी तबाह हो गए। सेपोरिजिया में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया। डोनेस्क में ही रूसी मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन का एक होटल तबाह हो गया। 9 लोगों की जान चली गई। रूसी फौज ने सूमी में एक साथ 7 जगहों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। रूस ने भीषण प्रहार कर खार्किव में 5 जगहों पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना के विध्वंसक हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिससे यूक्रेन अब आसमानी हमलों से खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ज़ेपोरिजिया में रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब यूक्रेनी सेना पर इसी से हमला किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन का कहना है कि पुतिन की पलटन ने केमिकल हथियारों से संहार करना शुरू कर दिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को हर दिन बहुत बड़ी चोट मिल रही है। पिछले 4 दिनों में यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 4 दिनों के अंदर यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं। युद्ध के मैदान यूक्रेनी जवानों के लिए शमशान बन गया है। 4 दिनों के अंदर कुपियांस्क पे यूक्रेन के 345 जवान और 34 आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। डोनेस्क में 720 जवान मारे गए,
46 हथियारों की कब्र खुद गई। दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेन के 705 जवान ढेर हो गए, 32 हथियार तबाह हो गए। ज़पोरिज़िया में 4 दिनों में यूक्रेन के 465 जवान मारे जा चुके हैं। 37 आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद हो चुके हैं। क्रास्नोलिमास्क में भी 345 जवान, 25 आर्म्ड व्हीकल्स नेस्तनाबूद हो चुके हैं। खेरसॉन की अगर बात करें तो यहां पर यूक्रेन के 120 जवान मारे जा चुके हैं, 21 हथियार तबाह हो चुके हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन की तबाही लगातार जारी है। पुतिन का मिसाइल हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने युद्ध के मैदान में विध्वंसक हथियारों की नई खेप भेज दी है। ऐसा लग रहा है कि रूस की बारूदी बारिश अब तभी रुकेगी जब यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। यूक्रेन लगातार काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ज्यादातर ऑपरेशन को रूसी सेना फेल करती जा रही है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन ने सेल्फ प्रोपेल गन से रूसी पोजीशन पर धावा बोला। डोनेस्क में यूक्रेन के सुखोई 25 एयरक्राफ्ट ने भीषण हमला किया। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के T-80 टैंक को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने बर्दियांस्क में भी काउंटर अटैक किया, लेकिन रूस ने इसे नाकाम कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन के हमले से 3 नागरिकों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। रूस के ब्रियांस्क को भी यूक्रेनी फोर्स ने दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने सुबह सुबह रूस की राजधानी पर ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस ने ज़ेलेंस्की के प्लान को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को पर 2 ड्रोन दागे, लेकिन रूसी सेना ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। दोपहर में मॉस्को की एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया। मॉस्को के जिस मैकेनिकल प्लांट में धमाका हुआ वो रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करता है। पहले प्लांट में लगी आग, फिर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आसमान में आग और धुएं का बड़ा बवंडर दिखने लगा। धमाके में करीब 100 लोग घायल हो गए। शक है कि प्लांट में यह धमाका यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद हुआ, लेकिन अभी रूस की तरफ से इस बाबत कोई बयान नहीं आया है। यूक्रेन रोज रूस पर टारगेटेड हमले कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हार से बचने के लिए ये ज़ेलेंस्की की आखिरी कोशिश है? क्या रूसी शहरों पर हमला कर ज़ेलेंस्की अपनी हारती सेना का हौसला बढ़ाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स के पास होगा, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अकेले अपने दम पर रूस से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के लिए जंग ना तो नेटो लड़ रहा है और ना ही पश्चिमी देश। मतलब ये कि यूक्रेन अकेला पड़ चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक भी फेल होने के कगार पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर चल रहा है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही है। रूस यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक कर रहा है। पुतिन ने अब ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की नई कॉलम भेज दी है। अब भीषण रॉकेट प्रहार शुरू होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन की हार और उसका संहार अब बहुत ही निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त जो युद्ध के मैदान से खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ा है, कहा है शोइगु ने। कीव को मदद, रूस को नष्ट करने का पूरा प्लान है। रूस छद्म युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा, ये भी कहना था शोइगु का। नेटो का नया मोहरा बना है पोलैंड। यूक्रेन की तरह अब पोलैंड का इस्तेमाल भी हो रहा है, कहा है रूस ने। और इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि मिसाइल तकनीक पर ईरान ने बड़ा ऐलान किया है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक मिलने का दावा किया गया है। ईरान सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में सक्षम है। ईरान का अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला दावा है ये। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। रूस की मिसाइल और बॉम्बर यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया है। ऐसे में नेटो की घबराहट बढ़ती जा रही है। कहीं यूक्रेन सरेंडर ना कर दे, क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। बिना हथियारों के यूक्रेन कब तक लड़ेगा? यूक्रेन की हार एक तरीके से नेटो की हार मानी जाएगी। इसीलिए नेटो ने यूक्रेन को विनाशक और लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप पहुंचानी शुरू कर दी है, जिससे जंग रूस यूक्रेन से शिफ्ट होकर रूस वर्सेस नेटो होने जा रही है। सर्दियों से पहले ही यूरोप एक महायुद्ध में घिर सकता है। सीरिया बनते यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। रूस यूक्रेन पर इतना बारूद बरसा रहा है जिससे शहर के शहर जमींदोज होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि सर्दियों में जंग लड़ने के लिए ना तो हथियार बचे हैं और ना ही जंग लड़ने का हौसला। ऐसे में यूक्रेन को आखिरी उम्मीद नाटो देश से है, लेकिन नाटो सदस्य देश खुद हथियार देने से बच रहे हैं। अगर यूक्रेन जंग हार जाता है तो ये नेटो के लिए बड़ा सदमा होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर नेटो भी जंग में शामिल है। अब नेटो की इज्जत का सवाल है, क्योंकि यूक्रेन की हार जहां पुतिन के दबदबे को साबित कर देगी, वहीं नेटो की साख पर पट्टा भी लग जाएगा, क्योंकि नेटो के हथियारों के दम पर भी यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। नेटो देशों के दिए हथियार भी रूस पर भारी नहीं पड़े। लॉन्ग रेंज मिसाइल अभी तक यूक्रेन को नहीं मिली है। F-16 की पहली खेप भी यूक्रेन को नहीं मिली है। यूक्रेन को मिले टैंक भी रूस ने तबाह कर दिए हैं। यही वजह है कि रूस के हमले ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं। वो जब चाहता है, जहां चाहता है, मिसाइल स्ट्राइक से दहला रहा है, बॉम्बर से तबाही मचा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर कुछ नहीं। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने खुलासा किया है, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस के एयरक्राफ्ट आसानी से आते हैं और जहां चाहते हैं वहां बम गिराते हैं। ऐसे में यूक्रेन का फाइटर जेट और मिसाइल गिराने का दावा एकदम गलत है। जबकि हैरत की बात है कि यूक्रेन की ऐसी हालत पर अमेरिका और नेटो खामोश है। लैरी जॉनसन ने एक बड़ी बहस छेड़ दी, जिससे सवाल उठा है, क्या नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करना चाहता? क्या नेटो देश खुद भी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं? क्या नेटो यूक्रेन की मदद करते करते थक चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे नेटो खुद को जंग से पीछे खींच रहा हो? लेकिन ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन को सर्दियों से पहले ही नेस्तनाबूद कर देगी, जो नेटो के अस्तित्व के लिए संकट जैसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि 31 देशों वाला नेटो जब यूक्रेन को नहीं बचा पाया, तो वो उन तमाम देशों की सुरक्षा कैसे कर पाएगा जो रूस के टारगेट पर है। हालांकि नेटो ने इस खतरे को भांप लिया और अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में जुट गए।
जिसमें अमेरिका 31 अब्राम्स टैंक की खेप पहुंचा रहा है, जो सितंबर से पहले यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा नीदरलैंड्स यूक्रेनी पायलट को F-16 की ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। 8 पायलट का पहला बैच 5 अगस्त को नीदरलैंड्स पहुंचा है। इसके अलावा स्वीडन आर्चर मिसाइल सिस्टम भेज रहा है। इसके अलावा बेल्जियम की डिफेंस कंपनी 50 पुराने लेपर्ड टैंक की खेप भेज रहा है, जिन्हें मरम्मत के बाद जंग के मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने $200 बिलियन की बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। यानी अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की काफी वक्त से इसकी डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो दे चुका है, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर है। वहीं जर्मनी टॉरस मिसाइल देने पर तैयार हो गया है। टॉरस की रेंज 500 किलोमीटर है। यानी जब नेटो के वजूद पर बात आई तो यूक्रेन को फाइटर जेट भी दिए जा रहे हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम। जबकि ड्रोन और टैंक की खेप यूक्रेन को लगातार मिल रही है। यानी नेटो को यह समझ आ चुका है, अगर यूक्रेन को रूस ने जीत लिया तो वो जंग खत्म नहीं करेगा, बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों पर अटैक करके जंग का नया फेज शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सनसनीखेज दावा किया है, फिनलैंड के रास्ते रूस के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। फिनलैंड में गुप्त रूप से नेटो सेनाओं का जमावड़ा है, यह आरोप लगाया गया। नेटो रूस के उत्तर पश्चिम में हमले की तैयारी में है, कहा है शोइगु ने। 7 महाद्वीपों में हड़कंप मचा हुआ है। सुपर पावर की जंगी तैयारी से महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने समंदर में अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सुपर पावर के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाजी बेड़े दुनिया के सभी महासागरों में एक साथ उतर जाने से न्यूक्लियर सुनामी की आहट सुनाई देने लगी है। उधर ब्लैक सी और अलास्का के पास पहले से ही युद्धपोत गरज रहे हैं। रूस और चीन के साथ अमेरिका की तनातनी चरम पर पहुंच गई है। तो क्या सुपर पावर मुल्क एटमी गदर मचाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सुपर पावर ने कर दिया महायुद्ध का ऐलान? क्या समंदर में शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी जंग? ब्लैक सी से अलास्का तक क्यों है भयानक तनाव? अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अमेरिकी नेवी ने एक साथ पूरी दुनिया में युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसे तीसरे विश्व युद्ध के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नेवी की इस एक्सरसाइज में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्लीट और 25,000 नौसैनिक शामिल हैं। इसे एक साथ 22 टाइम जोन में आयोजित किया जा रहा है। इसे लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का नाम दिया गया है। अमेरिकी नौसेना सभी 7 महाद्वीपों में 10 दिनों तक नेवल एक्सरसाइज करेगी और इस दौरान दुनिया के हर महासागर में अमेरिकी नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। आखिर समंदर में अमेरिका का मंसूबा क्या है? क्या अमेरिका किसी बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो गई थी, क्योंकि चीन और रूस की बढ़ती ग्लोबल धमक के बाद अमेरिका की ताकत पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसलिए अब अमेरिका समंदर में अपना दबदबा दिखाने जा रहा है। अमेरिकी नौसेना का दूसरा बेड़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में महायुद्ध की तैयारी करेगा। इस बेड़े को सीधे पेंटागन से ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का तीसरा बेड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी करेगा। इसे युद्धाभ्यास के ऑर्डर सैन डियागो से मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार है। विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच इसे फ्लोरिडा के मेपो से ऑर्डर मिलेंगे।
अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। बहरीन के मनामा से इसके लिए ऑर्डर जारी होंगे। अमेरिकी नौसेना का 6ठा बेड़ा इटली के गायटा में तैनात है। ये बेड़ा खासतौर पर रूस को भूमध्य सागर में रोक देने के लिए वॉर एक्सरसाइज करेगा। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात है। जापान के योकोशुका से इसे ऑर्डर मिलेगा। ये सबूत है कि अमेरिका फ्यूचर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। उधर ब्लैक सी और अलास्का की खाड़ी भी बारूद से खौल रही है। ब्लैक सी में इससे पहले कभी इतनी हलचल नहीं देखी गई। ब्लैक सी से यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक कर रहा है। ब्लैक सी वॉर का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। यूक्रेन जहां ब्लैक सी में मौजूद रूसी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, वहीं रूस भी ब्लैक सी से साउथ यूक्रेन को तबाह करता जा रहा है। ब्लैक सी से यूक्रेन के अलावा नेटो देशों के बॉर्डर पर भी रूस अपनी मिसाइलें गिरा रहा है। उधर अलास्का की खाड़ी में चीन रूस के साथ मिलकर नौसैनिक गश्त कर रहा है। रूस और चीन ने यूएस के मुहाने पर एक्सरसाइज की। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अलास्का के पास संयुक्त अभ्यास किया। अलास्का में चीन और रूस के महाविनाशक युद्धपोतों को देखकर अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका ने अपने किलर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर को अलास्का के पास भेज दिया। अमेरिका ने सबमरीन का शिकार करने वाले अपने P-8 विमान को भी अलास्का रवाना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन की नौसेनाओं ने अलास्का के पास अभ्यास ठीक उसी जगह पर किया जहां रूस और अमेरिका की समुद्री सीमा मिलती है। अलास्का में चीन और रूस के साथ पहले से ही अमेरिका की तनातनी जारी है। उधर ब्लैक सी में रूस की परमाणु हथियारों की तैनाती से समंदर के मोर्चे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसे महायुद्ध की आहट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस एक शक्तिशाली देश है, तो वहीं यूक्रेन सैन्य ताकत में कम है। बावजूद इसके यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने की बजाय युद्ध लड़ने को तरजीह दी। उनकी इसी हिम्मत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन जंग की इस घड़ी में जेलेंस्की के पीछे एक लेडी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। युद्ध से जुड़े कई फैसले भी वो कर रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि रूस जैसा महाबली भी यूक्रेन के सामने डगमगा रहा है। आखिर कौन है वो महिला जिसने पर्दे के पीछे से संभाल रखी है जंग की कमान? देखिए इस रिपोर्ट में। वो बेहद ही दिलकश और खूबसूरत है, लेकिन वॉर जोन में उसका किरदार किसी कमांडर जैसा है। लाइमलाइट में रहना उसे पसंद नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे वो युद्ध से जुड़ी तमाम रणनीतियां बनाती है। जानते हैं वो जांबाज लेडी कौन है? उसका नाम क्या है? ओलेना ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी। यूक्रेन दुनिया के नक्शे में मौजूद एक अदना सा मुल्क है जिसकी बिसात रूस के सामने कुछ भी नहीं। बावजूद इसके यूक्रेन बीते 18 महीनों से रूस जैसे महाबली से जंग लड़ रहा है। रूसी डिफेंस के हर प्रहार, हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। और इसकी वजह है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अपनी हिम्मत और साहस के दम पर रूस से लोहा लेने का प्रण लिया। यूक्रेनी सेना में जोश भरा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन उनके पीछे मजबूती से खड़ी ओलेना ज़ेलेंस्की, जो न सिर्फ अपने पति को हिम्मत दे रही है, बल्कि उन्होंने युद्ध की कमान भी संभाल रखी है।
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी डिफेंस की प्लानिंग और कोर मीटिंग में ओलेना मौजूद रहती। रूसी सेना पर कब, कहां और कैसे अटैक करना है, ये सब कुछ ओलेना ज़ेलेंस्की ही तय करती है। इतना ही नहीं, अब तो ओलेना रूस के खिलाफ विंटर वॉर प्लान की कमान संभाल रही है। ओलेना की अगुवाई में स्पेशल ब्रिगेड तैयार की गई है। यूक्रेन के इस बटालियन में कई लेडी कमांडो शामिल हैं। ओलेना के पास इंटरनेशनल मामलों का भी जिम्मा है। आपको बता दें कि 44 साल की ओलेना ज़ेलेंस्की सोशल वर्कर थी। यूक्रेन के लोगों की मदद करती थी, लेकिन अब वो वॉर फ्रंट पर तैनात हो चुकी है। अपने मुल्क के वजूद की जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफ्रीका का देश नाइजर सुपर पावर्स की जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। तख्ता पलट करने वाले जनरल अब्दुर्रहमान के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया है। उसकी अगुवाई में फ्रांस सहित अफ्रीका के कई देश अब्दुर्रहमान सरकार पर हमले की तैयारी में हैं। राष्ट्रपति पुतिन जनरल अब्दुर्रहमान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। रूस ने वैगनर ग्रुप के जरिए नाइजर में प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। अगर अब्दुर्रहमान सरकार पर हमला होता है तो नाइजर में अमेरिका बनाम रूस की जंग छिड़ सकती है। अमेरिका और रूस की जंग का नया मोर्चा बनने जा रहा है नाइजर। 26 जुलाई को नाइजर की राजधानी नियामे में विद्रोह हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ूम को जेल में डाल दिया गया। नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद अब्दुर्रहमान चियानी। अब्दुर्रहमान के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में अफ्रीका के कई देश खड़े हो गए तो पक्ष में रूस और अफ्रीका के कई देश। नाइजर के कमांडर अब्दुर्रहमान चियानी के साथ रूस, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल और अल्जीरिया खड़े हो गए हैं। तो दूसरे खेमे में अब्दुर्रहमान चियानी के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, नाइजीरिया, लाइबेरिया और कई पश्चिमी अफ्रीकी देश खड़े। नाइजर की नई सरकार के साथ वैगनर का करार हो चुका है। अब अब्दुर्रहमान की सरकार गिराने के लिए वैगनर का बहाना बनाया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वैगनर ग्रुप नाइजर में अस्थिरता का फायदा उठा रहा है। वैगनर के बहाने से अमेरिका ने नाइजर सरकार का तख्ता पलट करने वाले अब्दुर्रहमान सरकार पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। 15 अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स ने अब्दुर्रहमान को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इकोवास ने कहा है कि मोहम्मद बाज़ूम को 7 दिन के अंदर रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो नाइजर पर हमला कर दिया जाएगा। नाइजीरिया में अब्दुर्रहमान सरकार पर हमला करने वाली फोर्स जमा हो रही है। इकोवास की इस फोर्स में 25,000 जवान हैं। फोर्स में सबसे ज्यादा जवान नाइजीरिया के हैं। खास बात यह है कि नाइजर की जनता भी नई सरकार के समर्थन में है, लेकिन अमेरिका रूस समर्थक अब्दुर्रहमान को सत्ता से हटाना चाहता है। पुतिन पहले ही नाइजर को मुफ्त हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं। अगर नाइजर पर हमला हुआ तो रूस अमेरिका की जंग का नया मोर्चा अफ्रीका में खुल जाएगा। इस जंग की वजह है यूरेनियम। दरअसल नाइजर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है। यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नाइजर से 70% यूरेनियम की सप्लाई होती है। यही वजह है कि सुपर पावर इस देश के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। ठीक उसी तारीख को रूस भी अपना लूना 25 चांद पर उतार सकता है, जबकि रूस 11 अगस्त को उसकी लॉन्चिंग करेगा। स्पेस में दबदबा बनाने के लिए रूस 47 साल बाद फिर से मून मिशन शुरू कर रहा है, जबकि चंद्रयान 3 के जरिए भारत नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं कि चांद पर पहुंचने की रेस में कौन बाजी मारता है। चांद पर पहुंचने की रेस, अंतरिक्ष में दम दिखाएंगे भारत रूस। रूस करेगा लूना की लॉन्चिंग। क्या चंद्रयान से पहले होगी लैंडिंग? 47 साल बाद 11 अगस्त को रूस लूना 25 मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। यह मिशन ठीक भारत के चंद्रयान 3 की तरह होगा, जिसमें लूना को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा।
चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई थी, जबकि लूना 25 की लॉन्चिंग 11 अगस्त को होनी है। चंद्रयान चांद की कक्षा में 5 अगस्त को पहुंचा, जिसे चांद की कक्षा में पहुंचने में 22 दिन लगे, जबकि लूना 25 के बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉन्चिंग के 5 दिन बाद यानी 16 अगस्त को मून की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चांद की कक्षा में जाने के 18 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, जबकि चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन रहने के बाद 23 अगस्त को या फिर उससे पहले लूना 25 की भी चांद पर लैंडिंग हो सकती है।